वेलकम दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं ई के बारे में। अब देखो यार, तुम लोग ई को तो जानते होगे, मोस्टली लोगों ने यूज़ भी किया होगा। ठीक है, तो मोस्टली लोग इसे इस फॉर्म में यूज़ करते हैं, एफ एक्स इक्वस टू ई टू द पावर एक्स, जिससे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बट क्या तुम लोगों को पता है ये ई है क्या? इसके पीछे का आइडिया क्या है? इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? आई थिंक मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा, बिकॉज हमें बताया भी नहीं जाता है ई के पीछे का आइडिया क्या है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ई क्या है बेसिकली। ठीक है, मोस्टली लोगों को इसके नाम के बारे में मिसकंसेप्शन होगी। मोस्टली लोगों को लगता होगा इसका नाम एक्सपोनेंशियल है, लेकिन इसका नाम एक्सपोनेंशियल नहीं है, इसका नाम है ऑयलर्स नंबर या फिर यूलर्स नंबर, जो आप प्रोनाउंस करना चाहें। ठीक है, तो ई का नाम है ऑयलर्स नंबर। स्विस मैथमेटिशियन थे लियोनार्ड ऑयलर, बहुत ग्रेट मैथमेटिशियन है। उन्होंने ये नंबर दिया था, तो उनके नाम पे है ऑयलर्स नंबर। तो आज हम इसी ई के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आते हैं हम ई के इंट्रोडक्शन पे। देखो यार, ई है वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल मैथमेटिकल कांस्टेंट। ठीक है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा फंडामेंटल मैथमेटिकल कांस्टेंट ई, पाई, √2, ये सारे फंडामेंटल मैथमेटिकल कांस्टेंट है। बट ई पाई और √2 से एक चीज़ में अलग है। अब देखो, अगर मैं पाई को देखूं तो मैं इसको ज्योमेट्रिकली डिफाइन कर सकता हूँ। अगर मैं कोई भी सर्कल लूँ, इसका डायमीटर लूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि उसका सर्कमफेरेंस ओवर डायमीटर इस पाई। ठीक है, इसी तरह से मैं √2 को भी डिफाइन कर सकता हूँ। देखो, अगर मेरे पास कोई स्क्वायर है यूनिट लेंथ का, ठीक है, तो मुझे पता है कि इसका डायगोनल जो होगा √2 होगा। ठीक है, बट ई क्या है? ई को हम किसी भी शेप से डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ई का जो रिलेशन है वो है ग्रोथ से। ठीक है, या फिर मोर प्रिसाइजली मैं कहूँ कि नेचुरल ग्रोथ से, नेचुरल ग्रोथ। ठीक है, तो आप जानते हैं नेचुरल ग्रोथ का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, देखो यार, ग्रोथ को जानने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्या हमारे पास? बैंक। ठीक है, तुम्हें पता है बैंक क्या देता है? हमें इंटरेस्ट देता है। ठीक है, अब माना हमारे पास एक ऐसा बैंक है जो हमें 100% इंटरेस्ट पर ईयर देता है। तो अगर मैं 1 रुपी से स्टार्ट करता हूँ, तो आफ्टर 1 ईयर मेरे पास कितने 2 रुपीज़ हो जाएंगे। ठीक है, देन आफ्टर नेक्स्ट ईयर 3 रुपीज़, सॉरी 4 रुपीज़, बिकॉज मुझे इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। बैंक कंपाउंड इंटरेस्ट देता है बिकॉज आपको। एंड देन नेक्स्ट ईयर मेरे पे इसका डबल हो जाएगा, 8 रुपीज़, 100% इंटरेस्ट पर ईयर। ठीक है, सेकेंड ईयर पे, थर्ड, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, मेरे पास पहले दिन मेरे पास 1 रुपया है और 365th डे मेरे पास 2 रुपये हैं, बट इसके बीच में मेरे पास कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखो, अगर मेरे पास फर्स्ट डे 1 रुपया है, तो मेरे पास 364th डे भी 1 ही रुपया होगा, और 365th डे मेरे पास अचानक 2 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, बैंक इसी उस पर काम करता है। ठीक है, आपको क्या मिलता है? एक सडन चेंज देखने को मिलता है आफ्टर 1 ईयर। सेम इस केस में एंड सेम इस केस में। ठीक है, बट जो है हमारा नेचर ऐसे काम नहीं करता। हमने स्टार्टिंग में बोला था कि हम नेचुरल ग्रोथ पे बात करने जा रहे हैं, और हमारा नेचर ऐसे काम नहीं करता है। जैसे अगर मैं मानता हूँ कि मेरे पास 1 करोड़ पॉपुलेशन है, ठीक है, मेरे पास नहीं, मतलब किसी प्लेस की 1 करोड़ पॉपुलेशन है, और 100% ग्रोथ हो रही है, तो 1 साल बाद 2 करोड़ हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि मेरे को फर्स्ट डे 1 करोड़ थी, 364th डे 1 करोड़ है, और 365th डे मेरे पास अचानक से 2 करोड़ हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, ये इस पूरे टाइम इंटरवल के बीच में धीरे धीरे इंक्रीज होगी। ठीक है, धीरे धीरे ग्रोथ होगी, हर इंस्टेंट पे इसकी ग्रोथ होगी। यानी कि अगर मैं इस पूरे टाइम को इनफाइनेटली स्मॉल पार्ट्स में भी डिवाइड कर दूं, तो हर उस इनफाइनेटली स्मॉल पार्ट में भी कुछ ना कुछ ग्रोथ होगी। जैसे आपकी हाइट ही है, अगर आज आपकी हाइट आज 5 फीट है, तो ऐसा नहीं कि 2 साल बाद आपकी हाइट तुरंत 6 फीट हो जाए, धीरे धीरे ग्रोथ होती है। तो इस टाइप की ग्रोथ को बोलते हैं हम कंटिन्यूस ग्रोथ। ठीक है, तो ई इसी कंटिन्यूस ग्रोथ पे बेस्ड है, जिस ई की हम बात करने जा रहे हैं। तो आप समझते हैं कंटिन्यूस ग्रोथ को।
तो अब कंटिन्यूस ग्रोथ के थ्रू जो ई का कॉन्सेप्ट था वो दिया था जैकब बर्नौली ने आज से लगभग 300-350 साल पहले, ठीक है। तो जैकब बर्नौली किस पे काम कर रहे थे? जैकब बर्नौली काम कर रहे थे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तुम में से मोस्टली लोगों को पता होगा कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत बेसिक सी चीज़ है, शायद से 8th क्लास में पढ़ी होगी तुम लोगों ने, ठीक है। तो चलो हम कुछ केसेस लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो मैं केस नंबर 1 लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास है 1 रुपया और कोई बैंक मुझे 100% इंटरेस्ट दे रहा है। तो 1 साल के बाद मेरे पास कितना हो जाएगा? 2 रुपया, ठीक है। जो मेरी स्टार्टिंग में मैंने जिस ग्रोथ की बात की थी वो यही है, सडन ग्रोथ। इसको थोड़ा सा हम कंटिन्यूस बनाते हैं अब, ठीक है। इट मीन्स मैं एक सेकंड केस ले लेता हूँ। मेरे पास अब है 1 रुपया, ठीक है। 1 ही रुपया है, स्टार्ट में 1 रुपये से कर रहा हूँ। अब मुझे 50% इंटरेस्ट मिल रहा है हर 6 महीने में। तो देखो 6 महीने के बाद मेरे पास 1.5 रुपीज़ हो जाएंगे। देन मुझे अब इस 1.5 पे 50% मिलेगा। तो अगले 6 महीने यानी कि 1 साल के बाद मेरे पास 2.25 रुपीज़ हो जाएंगे। इट मीन्स इस टाइप की ग्रोथ में मुझे इस टाइप की ग्रोथ से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ग्रोथ को थोड़ा सा कंटिन्यूस बना दे रहा हूँ तो मुझे फ़ायदा हो रहा है, लेकिन ये इससे 2 गुना ज़्यादा कंटिन्यूस है, बट इतनी कंटिन्यूस भी नहीं जितनी हमें चाहिए, ठीक है। तो चलो एक और केस की बात करते हैं। केस नंबर 3, सेम 1 रुपये से स्टार्ट करते हैं, 25% इंटरेस्ट। तो अब हमें कितना मिलेगा? हर 3 महीने में इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो मेरे पास हो जाएगा 1.25 3 महीने के बाद, ठीक है, रुपीज़। देन फिर 25% अगले 3 महीने यानी कि 6 महीने के बाद मेरे पास हो जाएंगे 1.5625 रुपीज़, ठीक है। देन इस पे फिर मुझे 25% मिलेगा अगले 3 महीने यानी कि 9 महीने के बाद मेरे पास हो जाएंगे 1.9531। एंड देन इस पे फिर मुझे 25% इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1 साल के टर्म के बाद मेरे पास हो जाएंगे 2.441 रुपीज़। देखो फिर मुझे यहाँ से थोड़ा फ़ायदा हुआ। तो यानी कि हम ग्रोथ को जितना कंटिन्यूस बना रहे हैं उतना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। अब हम इसी चीज़ को n टाइम्स करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर 2 टाइम्स करा, यहाँ पर 4 टाइम्स करा, n टाइम्स करते हैं। तो हम एक चीज़ देख सकते हैं, देखो अगर n टाइम्स कर रहे हैं तो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो है n। 2 टाइम्स कर रहे हैं, हमारा नंबर ऑफ टर्म्स 2, ठीक है। और हमारा जो रेट हो जा रहा है, हम रेट को किस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं? हम रेट को 1/n कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे 1 था रेट, यहाँ पे हाफ हो गया, यहाँ पे 1/4, ठीक है, 4 टर्म्स। तो अब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? a इज इक्वल टू p 1 + r/t। t इज नंबर ऑफ टर्म्स, r इज रेट इन डेसिमल्स, अगर परसेंटेज में लिखो तो r/100 हो जाता है, p इज प्रिंसिपल अमाउंट और a जो आपका अमाउंट होगा उस टर्म के बाद जो आपको अमाउंट मिलेगा। तो अगर मैं n के लिए कैलकुलेट करता हूँ तो a, p ऑब्वियसली 1 है हमारा, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, 1, r रेट nth टर्म के लिए 1/n टू द पावर n, सॉरी, ठीक है। तो इसको साइड रखते हैं। लेट इसी चीज़ को हम पर डे करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 1 + 1/52 टू द पावर 52। अगर मैं फॉर्मूले में रखूँ तो इसकी वैल्यू होगी मेरे पास लगभग 2.69 समथिंग, ठीक है। अगर इसी चीज़ को मैं पर डे करूँ 1 + 1/365 टू द पावर 365, ठीक है। इट मीन्स इट्स 2.7145 समथिंग, ठीक है। तो देखो यार, मैं इस प्रोसेस को जितना ज़्यादा कंटिन्यूस कर रहा हूँ, इस ग्रोथ को जितना ज़्यादा कंटिन्यूस कर रहा हूँ, मुझे उतना ज़्यादा गेन हो रहा है, ठीक है। तो अब मुझे सबसे ज़्यादा गेन कब होगा? जब इस प्रोसेस को मैं क्या कर दूँ? इनफाइनाइटली टाइम्स कंटिन्यूस कर दूँ। इट मीन्स मुझे सबसे ज़्यादा ग्रोथ होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n टू द पावर n पे, ठीक है। इसी चीज़ को जैकब बर्नौली ने b से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर मैं इसको इनफाइनाइट टाइम्स इंटरेस्ट करूं, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम्स में कंटिन्यूस इंटरेस्ट करूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अब तुम जैसे देख सकते हो, ये मैंने प्रीवियस किया था। देखो अगर मैंने 1 से 2 टाइम्स करा तो मेरे 0.25 की ग्रोथ हुई, 2 से मैंने 4 टाइम्स करा तो मेरी कितना 0.19 की ग्रोथ हुई। लेकिन जब मैं 4 से 52 पे गया तो सिर्फ 0.25 की ग्रोथ हुई।
एंड देन 52 से मैं सीधे 365 पे गया, तो मेरी 0.02 की ग्रोथ हुई। तो इट मीन्स हम जितना आगे बढ़ रहे हैं हमारी ग्रोथ कम होते जा रही है, यानी कि इंक्रीमेंट जो हो रहा है हमारी ग्रोथ में वो कम होते जा रहा है। तो अगर हम इन्फाइनाइट पे टेंड करेंगे तो जो हमारा इंक्रीमेंट है ये वैल्यू में वो क्या हो जाएगा, 0 को टेंड करेगा। इट मीन्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये ग्रोथ रुक जाएगी, ये वैल्यू रुक जाएगी, और वो पॉइंट होगा n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो बर्नौली इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करना चाहते थे लेकिन वो नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने एक चीज़ कंक्लूड करी कि इस चीज़ की वैल्यू 2 या 3 के बीच में कहीं पे है। ठीक है, तो भैया बर्नौली तो वैल्यू फाइंड नहीं कर पाए, लेकिन उसके करीब 50 साल बाद लियोनार्ड ऑयलर, जो कि स्विस मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस चीज़ पे काम किया। ठीक है, उन्होंने इस चीज़ को ई का नाम दिया सबसे पहले तो। ठीक है, और उन्होंने इस ई को इरेशनल प्रूफ किया, एंड सेकंड चीज इसकी वैल्यू फाइंड की, वो भी 18 डिजिट तक। ठीक है, तो इरेशनल कैसे प्रूफ किया ये देखते पहले हम। तो उन्होंने इरेशनल प्रूफ करने के लिए इसे इनफाइनाइट कंटिन्यूस फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा। अब देखो इनफाइनाइट कंटिन्यूस फ्रैक्शन क्या होती है, ई के लिए लिखते हैं हम। उन्होंने लिखा ई इक्वस टू 2 + 1 ओवर 1 + 1 ओवर 2 + 1 ओवर 1 + 1 ओवर 1 + 1 ओवर 4 + 1 ओवर 1 + 1 ओवर 1 + 1 ओवर 6 + एंड सो ऑन। ठीक है, 6 दिख रहा होगा आपको तो। ठीक है, तो देखो ये पैटर्न बनना है एक 1 1 2 1 1 4 1 1 6 इनफाइनाइट कंटिन्यूस फ्रैक्शन। अब देखो इस चीज़ का डिनोमिनेटर जो है वो कहीं पे भी ख़त्म नहीं हो रहा है। अगर ये डिनोमिनेटर कहीं पे ख़त्म हो जाता तो हमें डिनोमिनेटर की पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाती और ये फ्रैक्शन के फॉर्म हो जाता। इसका मतलब ई क्या होता, रेशनल होता। लेकिन ये डिनोमिनेटर कहीं ख़त्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब ई क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो ऑयलर ने ऐसे शो किया कि ई इरेशनल। अब ऑयलर ने इसकी वैल्यू कैसे फाइंड की, ऑयलर ने इसको लिख दिया एक इनफाइनाइट सीरीज के फॉर्म में, जो शायद तुम भी जानते होगे। ई का इनफाइनाइट एक्सपेंशन 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल एंड इट गोज ऑन फॉर एवर। ठीक है, इसके थ्रू ऑयलर ने ई की वैल्यू फाइंड करी 2.7182828459045। थोड़ा पैट, तो यही था ई का कॉन्सेप्ट। अब तुम समझ गए हो कि ई क्या है। तो अगर हम थ्योरेटिकली बोले तो ई क्या है, अगर हम किसी यूनिट वैल्यू को, यानी कि हम 1 रुपये से स्टार्ट किया था, किसी यूनिट वैल्यू को इनफाइनाइट टाइम कंटिन्यूस ग्रोथ करें तो जो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो क्या है, ई। ठीक है, क्योंकि ई से ज़्यादा हमें कोई वैल्यू नहीं मिल सकती, क्योंकि इनफाइनाइट के बाद इस पर ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो ई इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, और ई जो है ये सबसे फास्टेस्ट मेथड ऑफ ग्रोइंग है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होती है सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ होती है, बिकॉज क्या है, जो आपकी नॉर्मल ग्रोथ थी उस पर आपको 1 साल में 2 रुपये मिल रहा था, इस पर आपको 2.71 मिल रहा है। ठीक है, 2 साल पे आपको उस पर मिल रहा था 4 रुपीज़, आपको मिलेगा लगभग 2.71 का स्क्वायर, इट मीन 7 पॉइंट समथिंग रुपीज़। ठीक है, 7 पॉइंट समथिंग। तो इट मीन्स जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है सबसे फास्ट ग्रोथ है। ठीक है, और जो e⁻x है वो भी इसी का जनरलाइजेशन है। ठीक है, और अगर मैथमेटिकली बोलो तो ई क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n टू द पावर n। देख सकते हो। अब देखो यार थोड़ा सा बात करते हैं ई के सिग्निफिकेंस पे। ठीक है, तो ई को जो बोला जाता है, ई को बोला जाता है बेसिकली लैंग्वेज ऑफ नेचुरल ग्रोथ, यानी कि हमारे नेचर में जो भी ग्रोथ्स होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, ई पे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल बेस्ड होती हैं। जैसे अगर मैं लेता हूँ बायोलॉजी का फील्ड लेता हूँ, तो अगर आप स्पीशीज की ग्रोथ की बात करते हो तो ये भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। ठीक है, जैसे अगर मैं स्टैटिस्टिक्स लेता हूँ, तो अगर आप वहाँ पे कोई पॉपुलेशन ग्रोथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हो या फिर इसकी बात करते हो तो ये भी ई पे बेस्ड है। पॉपुलेशन ग्रोथ, फिजिक्स। ठीक है, मेरा सब्जेक्ट। तो अगर यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं किस चीज़ की, रेडियो एक्टिव डिके, तो हमें पता है कुछ इस टाइप की चीज़ें होती है, तो यहाँ पे भी ई पे डिपेंड है। तो ये सारी नेचुरल ग्रोथ्स हैं। तो नेचर में जितनी भी चीज़ें ग्रो करती हैं एक्सपोनेंशियली फॉर्म में ग्रो करती है, इसलिए ई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो यार इतना ही था वीडियो में, ठीक है। तो जाने से पहले ई के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देख लेते हैं। अगर मैं ई टू द पावर एक्स का ग्राफ प्लॉट करूं, कुछ इस टाइप का ग्राफ होता है, 1 पे कट करता है यहाँ पे वाई एक्सिस को, ठीक है। और मैं इसका कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले लूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट पे कर्व की जो वैल्यू होगी वो होगी ई टू द पावर एक्स, ऑब्वियसली ई टू द पावर एक्स होगी, ठीक है। इस पॉइंट पे जो ग्रेडियंट होगा कर्व का, या फिर जिसे स्लोप भी बोलते हैं हम लोग, वो क्या होगा, वो भी ई टू द पावर एक्स होगा। और अब मैं अगर बात करूँ इस पॉइंट से नीचे का एरिया अप टू माइनस इन्फिनिटी, ये एरिया अंडर द कर्व, ये भी ई टू द पावर एक्स होगा, ठीक है। इसकी एक सिंपल एनालॉजी हम कैलकुलस में ले सकते हैं, जहाँ पे क्या होता है, वैल्यू ई टू द पावर एक्स, डेरिवेटिव, क्योंकि आपको पता है ग्रेडियंट टाइप का डेरिवेटिव होता है, ठीक है। ग्रेडियंट टाइप स्लोप, ये भी ई टू द पावर एक्स। और आप एरिया कैसे डिफाइंड होता है आपका, इंटीग्रल, एंड दिस इज ऑल्सो ई टू द पावर एक्स। तो इस चीज़ की एनालॉजी आप कैलकुलस में देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू यार वीडियो देखने के लिए, इतना ही था वीडियो में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूँगा।